नमस्कार। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11 की बुक चैप्टर 15 का, और इस चैप्टर का नाम है लाइफ ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर जीवन। इसमें जो मेन टॉपिक्स जो डिस्कस करने हैं वो है इकोलॉजी और इकोसिस्टम, यानी पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र कितने प्रकार के होते हैं इसको हम लोग समझेंगे। देन इस पारिस्थितिकी तंत्र का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और इस पारिस्थितिकी तंत्र से ही जुड़ा हुआ एक शब्द है बायोम। बायोम क्या होते हैं इसको डिस्कस करेंगे। बायोम कितने प्रकार के होते हैं इसको देखेंगे। देन बायोजियोकेमिकल साइकिल या भू जैव रसायन चक्र इसको कहते हैं, और इस भू जैव रसायन चक्र के ही सारे पार्ट हैं जल चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, और भी बहुत सारे पार्ट हैं इस बायोजियोकेमिकल साइकिल के। और इन द लास्ट हम समझेंगे इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र। लेकिन सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है लाइफ ऑन द अर्थ। तो लाइफ हमारे पूरे अर्थ पे लगभग सारे जगह पे प्रेजेंट है, और ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये अर्थ पे जिस भी लेयर में पाए जाते हैं इसको हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर या जैव मंडल कहा जाता है इसको। और इस जैव मंडल में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ भौतिक पर्यावरण के साथ भी इनकी अंतरक्रियाएं होती रहती हैं। तो बायोस्फीयर जो भी लिविंग स्पेस है उन सबको कवर करता है। इसमें जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल तीनों का ही पार्ट होता है। इसको एक डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे ये डायग्राम हमारा लिथोस्फीयर या स्थल मंडल, इससे जुड़ा हुआ है एटमॉस्फेयर या वायुमंडल, और इन दोनों से जुड़ा हुआ है हाइड्रोस्फीयर या जल मंडल। और इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि ये वाला पार्ट जो जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल से मिलके बना हुआ है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर ऐसा भाग है जिसमें सारे जीवित जीव निवास करते हैं। अब हम समझते हैं पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र को। तो पारिस्थितिकी जो शब्द है दैट मीन्स इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द में दो शब्द हैं, ओइकोस मीन्स हाउस और लॉजी मीन्स साइंस या स्टडी ऑफ। तो जो भी हाउस या ब्रॉड टर्म के हैबिटाट का अध्ययन करता है दैट साइंस इज इकोलॉजी। और इसमें जो हैकेल साहब थे, हैकेल ने सबसे पहले इस शब्द को यूज किया था, जर्मन के जूलॉजिस्ट थे 1869 में। और इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, ये मतलब होता है कि जो भी ऑर्गेनिक किंगडम है, जो जैविक समुदाय है, उसके पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया के अध्ययन करने को पारिस्थितिकी कहते हैं। जैसे ये हमारा ऑर्गेनिक किंगडम और ये हमारा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिक समुदाय की या जैविक समुदाय की अंतरक्रिया होती है, कुछ प्रभाव पड़ता है, कुछ प्रभावित होता है। तो इस अंतरक्रिया का जो साइंटिफिक स्टडी है दैट इज इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। तो इसमें जो ऑर्गेनिक किंगडम है या जैव समुदाय है, ये जैव समुदाय आपस में भी अंतरक्रिया करता है और साथ ही साथ पर्यावरण के साथ भी अंतरक्रिया करता है। अंतरक्रिया के वैज्ञानिक अध्ययन को हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी। एनवायरनमेंट में दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक होता है हमारा बायोटिक और दूसरा होता है अबायोटिक। पारिस्थितिकी एक विषय है या विज्ञान की शाखा है, लेकिन इस पारिस्थितिकी को जब किसी हैबिटाट के संदर्भ में अध्ययन करते हैं, किसी पर्टिकुलर रीजन के संदर्भ में अध्ययन करते हैं, तो उसको हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो जो भी इंटरेक्शंस होते हैं किसके किसके बीच, ऑर्गेनिक किंगडम के बीच और अबायोटिक फैक्टर के बीच, इन पर्टिकुलर हैबिटाट। तो जो भी हैबिटाट है उस हैबिटाट को हम लोग इकोलॉजिकल सिस्टम या इसको हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। इस इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो होता है, पदार्थों का चक्रण होता है। तो ये पदार्थ और ऊर्जा इस तंत्र में एक तरफ से इन करती है और दूसरे तरफ से बाहर हो जाती है। तो ऊर्जा का प्रवाह इसमें एक दिशी होता है। और इसको तंत्र क्यों कहा जाता है, तंत्र का मतलब क्या होता है? तो तंत्र एक पूरी बॉडी होती है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, जैसे ए बी सी डी, ऐसे 4 एलिमेंट हैं। उदाहरण के लिए ए बी से जुड़ा है, बी सी से जुड़ा है, ए डी से जुड़ा है, बी डी से जुड़ा है, ए सी से जुड़ा है, सारे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और किसी भी एलिमेंट पे जब कोई भी प्रभाव पड़ता है तो इन प्रभावों से सारे ही एलिमेंट प्रभावित होते हैं। तो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र एक ऐसे ही तंत्र के रूप में काम करता है
जिसमें एक किसी जैव समुदाय या अजैव समुदाय में परिवर्तन हो तो उस परिवर्तन का प्रभाव बाकी सारे एलिमेंट्स पे या तत्वों पे पड़ता है जो उससे जुड़े हुए होते हैं। इस पारिस्थितिकी तंत्र को और अच्छे से इसकी संरचना के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना क्या होती है, तो स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अबायोटिक और बायोटिक तत्वों के रूप में रख सकते हैं। तो बायोटिक तत्वों में जैव जगत के तत्व या जीव समूह सम्मिलित होते हैं, जबकि अबायोटिक में हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में सारे तत्व सम्मिलित होते हैं। तो बायोटिक फैक्टर में बेसिकली प्रोड्यूसर का मतलब होता है जो अपना भोजन खुद बना रहा है। ये बेसिकली आते हैं हमारे प्लांट्स, जो पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो उनको प्रोड्यूसर कहा जाता है। और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स या जो वियोजक होते हैं इनको सम्मिलित किया जाता है। जबकि अबायोटिक फैक्टर में हवा, जल, मिट्टी इस तरह के तत्व सम्मिलित होते हैं जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव जैविक समुदाय पे पड़ता है। और ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो ऑर्गेनिक किंगडम के प्लांट्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, ये सारे फूड चेन के माध्यम से जुड़े होते हैं। अब फूड चेन क्या है, ये एक एनर्जी ट्रांसफर का माध्यम है। तो इसको हम लोग इस डायग्राम से समझते हैं। ये डायग्राम शो करता है स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम को। इसमें हम देख सकते हैं कि सोलर एनर्जी ये सबसे पहला इनपुट। ये हमारा जो भी पारिस्थितिक तंत्र है इसमें एनर्जी का सोर्स क्या है, सन। अगर सन नहीं होता तो ये पारिस्थितिक तंत्र नहीं होता। तो इस सन की एनर्जी से जो प्रोड्यूसर है या जो उत्पादक है ये कौन है, हरे पौधे। और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ये बहुत सारे अजैव तत्वों का प्रयोग करते हैं और कार्बन के रूप में, कार्बोनिक एसिड के रूप में या कार्बनिक पदार्थों के रूप में अपने अंदर ये सेव कर लेते हैं। तो ये एनर्जी का ही एक रूप है जो इनके अंतर्गत स्टोर हो जाता है। अब इनके ऊपर डिपेंड है प्राइमरी कंज्यूमर्स या जिनको शाकाहारी कहते हैं, हर्बीवोरस। पौधों में जो ऊर्जा स्टोर्ड होती है, संग्रहित होती है, उस ऊर्जा का कुछ भाग शाकाहारी जीवों में ट्रांसफर हो जाता है। शाकाहारी जीवों के ऊपर डिपेंड है कार्निवोरस या सेकेंडरी कंज्यूमर्स, इसको हम मांसाहारी जीव कहते हैं। और मांसाहारी जीवों पे निर्भर हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स या टॉप कार्निवोरस बोलते हैं इनको। इन तीनों के डेड होने की स्थिति में, ये जब तीनों क्या चारों ये जब डेड होते हैं तो डेड होने के बाद इनमें बैक्टीरिया, फंगस या बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जिनको कहते हैं डिकम्पोजर या वियोजक। और ये डिकम्पोजर जिन तत्वों से इन जीवों की रचना होती है उन सारे तत्वों को अलग अलग कर देते हैं। और डिकम्पोज पदार्थों में से कुछ पदार्थ सॉइल न्यूट्रिएंट बनते हैं और कुछ पदार्थ हमारे एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। तो प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं या अपना भोजन बनाते हैं, कार्बन को वायुमंडल से लेते हैं और भी जो पदार्थ उनमें हैं वो मिट्टी से लेते हैं। तो ऐसे ही ये चक्र चलता रहता है और इसी तरह से ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में होता रहता है। और ये शो करता है कि किस तरह हमारे जैविक पदार्थ अजैविक पदार्थों से अंतर क्रिया करते हैं। अब फूड चेन को दो तरीके से बांटा जा सकता है। एक होता है ग्रेजिंग फूड चेन और दूसरा होता है डेट्रिटस फूड चेन, या इसको चारागाही आहार श्रृंखला कहते हैं और ये अपरद आहार श्रृंखला। तो जैसे उदाहरण के लिए ये ग्रास है, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। ये प्रोड्यूसर है, इसने अपना भोजन खुद से बनाया। इसके ऊपर डिपेंड है ये ग्रास होपर या टिड्डा। टिड्डे को खाया फ्रॉग ने, मेढक ने। मेढक को खाया सांप ने, सांप को खाया ईगल ने। और ये जब सारे मरते हैं तो ये फंगस या छोटे बैक्टीरिया के द्वारा इनका डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो ये एक सिंपल आहार श्रृंखला है और इस आहार श्रृंखला के माध्यम से जिस प्लांट ने एनर्जी को स्टोर किया, ये एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है ऊपर के लेवल में। तो जहां पे एनर्जी का ट्रांसफर होता है इसको कहते हैं ट्रॉपिक लेवल। ये ट्रॉपिक लेवल 1, ये ट्रॉपिक लेवल 2, ये ट्रॉपिक लेवल 3। तो इस तरह से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। डेट्रिटस फूड चेन में या जो अपरद आहार श्रृंखला है, इसमें जो सड़े गले पदार्थ हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कुछ जीव और इन जीवों को दूसरे जीव जो उससे बड़े होते हैं वो खाते हैं। तो ये आहार श्रृंखला ग्रेजिंग आहार श्रृंखला से डिफरेंट है क्योंकि ये डिपेंड होती है सड़े गले पदार्थों के ऊपर। और जब फूड चेन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं उनको हम लोग फूड वेब या आहार जाल कहते हैं।
तो आहार जाल को इस डायग्राम की सहायता से हम देख सकते हैं। इसमें दिख रहा है कि जैसे ये हमारा प्रोड्यूसर है जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं और इन प्रोड्यूसर के ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, जैसे ये कॉर्न का प्लांट है और इस कॉर्न के प्लांट पे डिपेंड करता है ग्रास होपर। ग्रास होपर को फ्रॉग खाता है, चूहा भी खा सकता है, और ये फ्रॉग, चूहे, ये सारे ये पाइथन या स्नेक प्रजाति के जीव खा लेते हैं। फ्रॉग को ईगल भी खा लेता है, फ्रॉग को स्नेक भी खा सकता है, स्नेक को ईगल खा सकता है, बर्ड, ड्रैगन फ्लाई, ये बहुत सारे फ्रूट फ्लाई ये जुड़े होते हैं। तो इन कॉम्प्लेक्स आहार श्रृंखला को फूड वेब कहा जाता है या आहार जाल कहते हैं। और आहार जाल जहां जितनी ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी वो उतनी ही ज्यादा बायोडाइवर्सिटी को शो करता है, क्योंकि जितने भी अधिक जीव होंगे वो आहार श्रृंखला उतनी ही कॉम्प्लेक्स होगी। यह आहार जाल और आहार श्रृंखला ऐसा नहीं कि अचानक से ये विकसित हुआ हो, इनके विकास का बहुत लंबा इतिहास रहा है और इस इतिहास के क्रम में बहुत सारे प्राणियों ने, जीवों ने, पौधों ने अपने को पर्यावरण के साथ अनुकूलित किया है और इस अनुकूलन को हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकीय अनुकूलन। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण हम लोग देख सकते हैं कि जो डेजर्ट एरिया है, वो डेजर्ट एरिया में जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स में कांटे पाए जाते हैं और ये कांटे बेसिकली पत्तियों के ही रूप होते हैं। कांटे में परिवर्तन होने का कारण क्या है कि पत्तियों से इवेपोट्रांसपिरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में पानी की बहुत मात्रा खर्च होती है। तो जहां पे जल की उपलब्धता बहुत कम है तो उस जल को स्टोर करने के लिए प्लांट्स में काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं, जैसे उनकी छाल मोटी हो जाती है ताकि छाल से वाष्पीकरण को रोका जा सके। पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है क्योंकि पत्तियों से भी वाष्पीकरण होता है, और कुछ पत्तियां कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो ये एक उदाहरण है इकोलॉजिकल एडाप्टेशन का। अब हम समझते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार कौन कौन से हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को सबसे पहले हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक है हमारा पार्थिव पारिस्थितिकी तंत्र और दूसरा है हमारा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। और पार्थिव पारिस्थितिकी तंत्र के जो बड़े बड़े पारिस्थितिक तंत्र हैं उनको हम लोग बायोम या जीवोम कहते हैं। और ये बायोम बेसिकली मरुस्थलीय होते हैं, ग्रासलैंड होते हैं, वन हो सकते हैं, टुंड्रा बायोम हो सकते हैं। तो इनके निर्धारण में जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है वो दैट इज क्लाइमेट। जलवायु से इनकी सीमाएं निर्धारित होती हैं। और बायोम क्या है? ये बड़े बड़े इकोसिस्टम हैं या पारिस्थितिक तंत्र हैं जिनमें जीवों और पर्यावरण के बीच की अंतर क्रिया इस तरह से होती है कि वो एक तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, एक समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और दूसरा फ्रेश वाटर या ताजे जल का पारिस्थितिक तंत्र। तो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में महासागर है, महासागरों के साथ कोस्टल एस्योरीज जो तटीय क्षेत्रों में एस्योरी पाई जाती हैं, देन कोरल रीफ्स ये भी किनारे पे पाए जाते हैं। और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में झीलें हैं, तालाब हैं, नदियां हैं जो दलदली क्षेत्र हैं, और दलदली क्षेत्र में भी ये मार्सेज और बॉक्स जिसमें पौधों की या वुडन पदार्थों की बहुत ज्यादा अधिकता होती है। अब जो पार्थिव पारिस्थितिकी तंत्र है, उस पार्थिव पारिस्थितिक तंत्र को जब हम बड़े बड़े पारिस्थितिक तंत्रों में विभाजित करते हैं तो उन विभाजन को हम लोग कहते हैं बायोम। इस बायोम में जो टोटल असेंबलेज होता है प्लांट और एनिमल का, इस बड़े क्षेत्र में प्लांट और एनिमल कम्युनिटीज एक दूसरे से अंतर क्रिया करते हैं और इनकी बाउंड्री बेसिकली क्लाइमेट से निर्धारित होती है। तो जो भी मुख्य मुख्य बायोम है उनमें वन बायोम, ग्रासलैंड, डेजर्ट और टुंड्रा बायोम, और ये सारे आधारित हैं जलवायु के आधार पे। तो इनको हम समझते हैं। पहला हमारा वन बायोम, और वन बायोम में कई सारे विभाजन किए गए हैं। सबसे पहला ए उष्णकटिबंधीय वन, दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय वन और तीसरा टैगा वन या इसको कहते हैं बोरियल फॉरेस्ट। टैगा फॉरेस्ट या बोरियल फॉरेस्ट हमने क्लाइमेट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि टैगा लगभग ध्रुवों के नजदीक का क्षेत्र है। टैगा से भी ठंडा प्रदेश एक टुंड्रा प्रदेश होता है जो कोपेन की जलवायु में ईटी करके क्लासिफिकेशन था। इसको हम लोग जब समझते हैं तो ट्रॉपिकल जोन में जो इक्वेटोरियल जोन है, इक्वेटोरियल जोन का विस्तार 10 डिग्री नॉर्दर्न अक्षांश से 10 डिग्री साउदर्न अक्षांश तक है, जहां पे तापमान 20 से 25 डिग्री रहता है और ये तापमान इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्यों? क्योंकि विषुवतीय क्षेत्र में सूर्य की किरणें लगातार लंबवत चमकती रहती हैं जिससे तापमान पूरे वर्ष भर हाई रहता है। और इसमें जो मिट्टी पाई जाती है वो जनरली एसिडिक होती है और इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है। क्यों? क्योंकि अधिक बारिश के कारण बहुत सारे पोषक तत्व सतह के नीचे चले जाते हैं। और इसमें जो वन और जीवों की सिचुएशन
होती है इस पे मल्टी लेयर्ड कैनोपी होती है। कैनोपी मीन्स कि जो छतरी नुमा वृक्ष होते हैं, जैसे सपोज ये वृक्ष है तो जो ये है ये कैनोपी 1, फिर दूसरा लेयर होता है ये कैनोपी 2, तीसरा लेयर होता है ये कैनोपी 3। तो ऐसे विश्वतीय क्षेत्र में लगभग 4 या 5 कैनोपी के वृक्ष पाए जाते हैं और जंगल बहुत ही ज्यादा घने होते हैं। क्यों? क्योंकि अपक्षय की मात्रा अधिक होती है और अपक्षय के साथ साथ वर्षा की मात्रा अधिक होती है, तापमान अधिक होता है। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत ही ज्यादा संख्या में बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, क्योंकि घने जंगल हैं, घने जंगलों में विभिन्न प्रकार के जीव वितरित हैं और इनके में आहार श्रृंखला बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। अब दूसरा डिसिडियस या पर्णपाती वन, तो जहाँ पे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ये सदाबहार वन होते हैं, इनमें पत्तियां एक साथ नहीं गिरती हैं। ऐसा नहीं है कि पत्तियां गिरती ही नहीं, इसलिए ये हरदम हरे होते हैं। तो हरदम हरे होने का कारण है कि इनमें पत्तियां विभिन्न समय पर गिरती रहती हैं, तो एक साथ नहीं गिरती, इसलिए ये हरे दिखते हैं। जबकि जो पर्णपाती वन है दूसरा प्रकार, इन पर्णपाती वनों में एक समय ऐसा आता है कि सारे पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं। इन वनों का विस्तार 10 डिग्री से लेके 25 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड और साउदर्न लैटिट्यूड में पाया जाता है, जहां पे टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है और रेनफॉल की मात्रा थोड़ी कम होती है, लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास। इसमें मौसमी परिघटनाएं हमको क्लियरली दिखती हैं, ऋतुओं का परिवर्तन दिखता है। इसमें जो मिट्टी पाई जाती है जनरली ये न्यूट्रिएंट में रिच होती है, इनमें पोषक पदार्थ ज्यादा पाए जाते हैं और वनों में घनत्व तो अपेक्षाकृत कम होता है। तो वनों का घनत्व कम होने के कारण इसमें जो प्रजातियां होती हैं उनकी संख्या भी कम होती है। तो इसकी जो मुख्य प्रजातियां हैं, कीड़े मकोड़े हैं, चमगादड़, बर्ड्स, मैमल्स, ये सारे पाए जाते हैं। तो ये ट्रॉपिकल के 2 पार्ट हुए, इक्वेटोरियल और डिसिडियस। अब बी पार्ट टेम्परेट फॉरेस्ट को शो करता है। इसका विस्तार है नॉर्थ अमेरिका के उत्तरी भाग में, नॉर्थ ईस्टर्न एशिया, वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में। ये अपेक्षाकृत ठंडा प्रदेश है। तो यहाँ पे जनरली टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री के आसपास पाया जाता है और वर्षा की मात्रा कम होती है, लगभग 75 से लेके 150 सेंटीमीटर तक। और इसमें भी वेल डिफाइंड सीजन होते हैं, मौसमों का विभेदीकरण होता है, यानी मौसम हमको क्लियरली दिखाई देते हैं। इसमें मृदा फर्टाइल होती है, इनके में जनरली चौड़ी पत्ती के वन पाए जाते हैं और बायोडाइवर्सिटी अपेक्षाकृत कम होती है। बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं, जैसे ओक है, बर्च है, मैपल है। इसमें पाई जाने वाली कुछ विशेष प्रजातियां गिलहरी, खरगोश, काले भालू, लायंस पाए जाते हैं। तो इनमें फूड चेन रिलेटिवली कम कॉम्प्लेक्स है विश्वतीय क्षेत्रों की तुलना में और पर्णपाती वनों की तुलना में। और सी जो है बोरियल फॉरेस्ट या टैगा फॉरेस्ट, ये बेसिकली ये भी सदाबहार वन होते हैं। तो टैगा फॉरेस्ट और ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, पार्ट्स ऑफ साइबेरिया, कनाडा वाला क्षेत्र और स्कैंडिनेविया का क्षेत्र। यूरोपीय जो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये सब मिलकर इसे स्कैंडिनेविया बनाते हैं। तो इन क्षेत्रों में बोरियल फॉरेस्ट का विस्तार है और यहाँ पे मिट्टी पाई जाती है एसिडिक और पुअर होती है न्यूट्रिएंट में। कारण क्या है कि तापमान इतना कम होता है कि ह्यूमस का निर्माण नहीं होने पाता। तो ह्यूमस का निर्माण नहीं होता है तो मिट्टी एसिडिक होती है। इन वनों में जनरली कोनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, चीड़, फर, स्प्रूस, देवदार, ये सारे वैरायटीज के पौधे पाए जाते हैं और इनमें जनरली वुड पैकर्स, भेड़िया, भालू, चीते, चमगादड़, इस तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ये सबसे रिच बायोम होता है फॉरेस्ट बायोम और फॉरेस्ट में भी सबसे ज्यादा रिच होता है हमारा इक्वेटोरियल बायोम, जहां की प्रोडक्टिविटी या कह लें कि बायोडाइवर्सिटी सबसे अधिक होती है। अब दूसरा बायोम है मरुस्थलीय प्रकार का बायोम, डेजर्ट बायोम। तो डेजर्ट बायोम को हम 4 पार्ट में रखते हैं। एक है हमारा हॉट एंड ड्राई डेजर्ट, दूसरा सेमी एरिड डेजर्ट, तीसरा कोस्टल डेजर्ट या तटीय मरुस्थल और चौथा कोल्ड डेजर्ट। तो ये तीनों ये हॉट डेजर्ट के उदाहरण हैं। डेजर्ट का मतलब क्या है? जहां वर्षा जनरली 50 सेंटीमीटर से नीचे होती हो और जो बहुत ही ज्यादा शुष्क होते हैं उनके में 25 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा होती है। तो जो हॉट ड्राई डेजर्ट है ये सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, रबल खाली जो सऊदी अरब में है मरुस्थली, तो ये विश्व के सबसे बड़े गर्म मरुस्थल हैं, जहां तापमान 20 डिग्री से लेके 45 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। दूसरा प्रकार है सेमी एरिड या अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल में 25 से 50 सेंटीमीटर की
वार्षिक वर्षा होती है। और ये सेमी एरिड डेजर्ट ये मार्जिनल एरियाज में पाए जाते हैं हार्ड डेजर्ट्स के, यानी हार्ड डेजर्ट बहुत कोर में पाए जाते हैं जहाँ बहुत ही ज्यादा गर्मी है, वर्षा की मात्रा कम है। और इन हार्ड डेजर्ट के जो किनारे वाले क्षेत्र हैं जहाँ वर्षा थोड़ी अधिक होती है वो सेमी एरिड एरियाज हैं। तो इनमें तापमान थोड़ा सा कम होता है। आप देख सकते हैं 21 डिग्री से लेकर 38 डिग्री तक। यहाँ टेम्परेचर कितना था 45 डिग्री तक। इसमें तीसरा कोस्टल डेजर्ट। तो कोस्टल डेजर्ट ऐसे डेजर्ट हैं जो सागर के तटीय भाग में पाए जाते हैं और ये जनरली महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में स्थित हैं। इनका टेम्परेचर 15 से 35 डिग्री के आसपास होता है। तो सबसे गर्म इसमें हॉटर ड्राई डेजर्ट, उससे कम गर्म सेमी एरिड डेजर्ट और उससे भी कम गर्म कोस्टल डेजर्ट। इनमें समुद्री हवाओं का और समुद्री धाराओं का प्रभाव होता है, लेकिन ठंडी समुद्री धाराओं के पाए जाने के कारण यहाँ पे वर्षा कम होती है। तो यहाँ 2 डिग्री से 25 डिग्री तक की टेम्परेचर पाई जाती है। और सबसे लास्ट में कोल्ड डेजर्ट जो शीत मरुस्थली भाग है। यहाँ पे तापमान तो बहुत ही कम रहता है लेकिन वर्षा भी नहीं होती और इसमें बेसिकली टुंड्रा के क्लाइमेट रीजन पाए जाते हैं। इन सब में A से D रेनफॉल इज लेस देन 50 मिलीमीटर। इन मरुस्थलों में जो मृदा प्रकार है इसमें ह्यूमस की बहुत ही कम मात्रा पाई जाती है और इसके कारण यहाँ पे वनस्पति बहुत ही रेयर पाई जाती है और जो पाई भी जाती है उनका आकार काफी छोटा होता है और कांटेदार वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो इसमें कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु, रैबिट्स होते हैं, एंटीलोप। इसका फूड चेन रिलेटिवली काफी सिंपल होता है। नेक्स्ट बायोम ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड को 2 भाग में बांटते हैं। एक है हमारा ट्रॉपिकल सवाना और दूसरा है टेम्परेट स्टेपी। तो सवाना वाला जो ग्रासलैंड होता है वो विषुवतीय क्षेत्र में पाया जाता है और ये इसका सबसे ज्यादा विस्तार अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और इंडिया ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। और जो स्टेपीज पाया जाता है यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका में। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है कि सवाना में क्लाइमेट हॉट होती है, रेनफॉल ज्यादा होती है 50 से 125 सेंटीमीटर और स्टेपी में समर तो हॉट होता है और रेनफॉल कम है 50 से 90 सेंटीमीटर के बीच होती रहती है और इसमें जाड़े के टाइम पे ठंडक अधिक होती है। सवाना प्रदेश या उष्ण कटिबंधीय घास मैदान की मिट्टियों में रंध्रता अधिक होती है और इस पे ह्यूमस का भी लेयर होता है। लेकिन जो स्टेपी क्षेत्र की मृदा होती है वो बेसिकली बेस में रिच होती है। तो इनका जो इकोसिस्टम डेवलप हुआ है वो सवाना में हम लोग देख सकते हैं घास होते हैं जहाँ पे कुछ कुछ पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं और इसमें बड़ी बड़ी झाड़ियां मिलती हैं। घासों के साथ साथ कुछ पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं और इनमें पाए जाने वाले प्राणी जिराफ, जेब्रा, लकड़बग्घा, हाथी, शेर ये सब पाए जाते हैं। स्टेपी क्षेत्र में घासों के बीच में भी ट्री मिलते हैं लेकिन उन ट्रीज में ओक और विलो के पेड़ पाए जाते हैं। जबकि इन जीव जंतुओं में गैंडा, जंगली घोड़े, शेर, बहुत सारे वैरायटीज के पक्षी, सांप, कीड़े मकोड़े ये सब पाए जाते हैं। और प्रेयरी घास के मैदानों में मनुष्य का हस्तक्षेप बहुत ही अधिक हुआ है और ये सारे घास के मैदानों में घास को साफ करके गेहूं की खेती की जाती है और ये पूरे वर्ल्ड के लिए ब्रेड बास्केट का काम करते हैं। अब एक्वेटिक बायोम को समझते हैं। इनके 2 पार्ट हैं, फ्रेश वाटर और मेरीन। तो फ्रेश वाटर में हमने देखा था झील होती हैं, नदियां होती हैं और वेटलैंड होते हैं जिनको मार्श और बॉग कहते हैं। और समुद्री भाग, कोरल रीफ और लैगून्स ये सारे पार्ट हैं हमारे मेरीन बायोम के। इन दोनों में टेम्परेचर स्थान के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है और बेसिकली इनमें जो जीव जंतु पाए जाते हैं, प्लैंकटन्स, मछलियां, एल्गी, ये इस तरह के जैविक समुदाय पाए जाते हैं। नेक्स्ट बायोम का प्रकार अल्टीट्यूडनल या जो ऊंचाई से संबंधित बायोम है। इन बायोम का विस्तार पर्वतीय ढालों पे अधिक होता है और पर्वतीय ढालों पे टेम्परेचर और प्रिसिपिटेशन या वर्षण की स्थिति में परिवर्तन होता रहता है और पर्वतीय ढाल बेसिकली रिगोलिथ से ढके रहते हैं। तो रिगोलिथ क्या होता है? ये मृदा निर्माण में हमने देखा था कि जो भी चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जो मृदा के नीचे पाए जाते हैं उनको हम लोग रिगोलिथ कहते हैं। तो बेसिकली पर्वतीय ढालों पे मृदा का निर्माण कम होता है लेकिन चट्टानों के टूटे टुकड़े ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये हमारे
रिगोलिथ है। और इन पर्वतीय ढालों पे तापमान के अनुसार पर्णपाती वनों से लेकर टुंड्रा वनस्पति तक पाई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए पर्वत है, पर्वत पे नीचे जहाँ शुष्कता है पर्णपाती वन मिलते हैं। पर्णपाती वनों के ऊपर हम जाएंगे तो टैगा वनस्पति मिलती है, टैगा के ऊपर टुंड्रा वनस्पति मिलती है, और इसके बाद परमानेंट आइस कैप होता है जिसपे कोई वनस्पति नहीं पाई जाती है। और इस लाइन को हम लोग कहते हैं स्नो लाइन, ये जहाँ से ऊपर हरदम बर्फ जमी होती है। तो ये कुछ बायोम्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं, और ये बायोम्स बेसिकली बड़े बड़े इकोसिस्टम होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल को या भूजैव रसायन चक्र को। सर्वाइवल के लिए दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ एनर्जी और फ्लो ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो किसी भी बायोम में या इकोसिस्टम में जो फ्लो ऑफ एनर्जी होती है, एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है। ये एक दिशी प्रवाह उष्मागतिकी के दो नियमों से संपन्न होता है। पहला नियम यह है कि किसी भी स्थिर द्रव्यमान वाले तंत्र में ऊर्जा न तो जनरेट की जा सकती है न ही उसको विनष्ट किया जा सकता है। उसका रूप परिवर्तित हो सकता है या स्थान परिवर्तित हो सकता है। दूसरा नियम ये कहता है कि रूपांतरण या स्थानांतरण के समय ऊर्जा का कुछ भाग विसरित हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है, और वो ऊर्जा पृथ्वी से बाहर निकल जाती है और वो फिर से सुलभ नहीं हो पाती है। तो इन दो नियमों से एनर्जी का ट्रांसफर होता है हमारे इकोसिस्टम में। इस इकोसिस्टम में एनर्जी एक तरफ से इनपुट होती है और दूसरी तरफ से आउटपुट हो जाती है। लेकिन जो पदार्थ हैं जैसे जल है, न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक पदार्थ हैं, ये जल और पोषक पदार्थों की जो गति होती है वो चक्रीय होती है, वो उसी परितंत्र में घूमते रहते हैं। और ऐसी संकल्पना का आधार ये है कि जो हमारा वायुमंडल है या जल मंडल है, इसके जो भी कंपोजिशंस हैं वो लगभग सेम रहे बिलियंस ऑफ ईयर से, क्योंकि इनसे बहुत सारे तत्व निकलते हैं, बहुत सारे तत्व फिर इनमें जुड़ते हैं। तो ये चक्रीय प्रवाह के कारण इनके संघटकों की स्थिति एक जैसी रहती है। भूजैव रसायन चक्रों का प्रारंभ रासायनिक तत्वों के एब्जॉर्प्शन से शुरू होता है। उनका कहीं ना कहीं अवशोषण होता है, और वो अवशोषण सामान्यतया ऑर्गेनिज्म में होता है, और फिर ये एक स्तर से दूसरे स्तर, दूसरे से तीसरे स्तर होते होते वियोजकों तक पहुंचती है। और वियोजन होने के पश्चात कुछ उसका भाग वायुमंडल में रह जाता है, कुछ उसका भाग स्थल मंडल में रह जाता है, कुछ जलीय भाग जल मंडल को चला जाता है। तो ये जो भी केमिकल एलिमेंट्स हैं, रासायनिक तत्व हैं, इन तत्वों की गति चक्रीय होती है, और ये पर्यावरण से जैविक समुदाय, जैविक समुदाय से फिर से पर्यावरण में ये गति करते रहते हैं। तो जो ये चक्रीय गति है, इस चक्रीय गति को भूजैव रसायन चक्र कहा जाता है। और इस चक्रीय गति को चलने के लिए जो सबसे बड़ा फैक्टर है दैट इज एनर्जी। और पृथ्वी पे जो एनर्जी होती है उसका सबसे बड़ा भाग सूर्य के द्वारा प्रदान किया जाता है। सूर्य के ऊर्जा के अतिरिक्त और भी कुछ एनर्जी है, जैसे कॉस्मिक रेज, पृथ्वी से निकलने वाली भूतापीय ऊर्जा। तो यह ऊर्जा बायोजियोकेमिकल साइकिल को चलाने के लिए पर्याप्त होती है। बायोजियोकेमिकल साइकिल को हम लोग दो भागों में रख सकते हैं। पहला भाग गैसियस भाग, जिनमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो अधिकतर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो इसमें हम इंक्लूड करते हैं कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र और जल चक्र को। और दूसरा होता है सेडिमेंट्री भाग या अवसादी चक्र। तो अवसादी भागों में हम लोग सल्फर, फास्फोरस, चट्टानी चक्र इत्यादि को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इनकी संरचना में गैसीय अवयव कम पाए जाते हैं। भूजैव रसायन चक्र को हम लोग निम्नलिखित डायग्राम की सहायता से समझते हैं। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। ये दो बॉक्स बने हुए हैं, एक बॉक्स और ये दूसरा बॉक्स। जो पहला बॉक्स है हमारा, ये बॉक्स नंबर 1, ये शो करता है ऑटोट्रॉप्स को। ऑटोट्रॉप्स मीन्स कि हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इनको स्वपोषी जीव कहते हैं। और दूसरा बॉक्स शो करता है हेटेरोट्रॉप्स को, जो अपने भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर होते हैं। तो इनमें शाकाहारी या मांसाहारी या टॉप मांसाहारी ये सारे सम्मिलित होते हैं, या डिकम्पोजर भी इसी में आ जाते हैं। चक्र की पहली अवस्था, जैसे प्रारंभिक अवस्था से हम समझते हैं, तो यहाँ देखिए लिखा है एब्जॉर्ब लाइट, यानी ये सनलाइट इस साइकिल में आ रही है और सनलाइट पड़ती है ये पौधों के ऊपर। तो पौधे इससे अपना पूरा भोजन बनाते हैं। ये पीजी दैट मीन्स कि ग्रास प्रोडक्शन, कुल उत्पादकता, और पीजी में से कुछ भाग ऊर्जा के रूप में बाहर हो जाती है उस पूरे सिस्टम से द्वितीय नियम के अनुसार। और इसी पौधे द्वारा कुछ भाग रेस्पिरेशन
आर जो लिखा हुआ है ये श्वसन को शो करता है, दैट इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के रूप में ये निकल जाता है बाहर। जो दूसरे लॉ में हमने समझा था ना कि ऊष्मा के स्थानांतरण के दौरान या परिवर्तन के दौरान बहुत सारी ऊष्मा डिस्पर्स हो जाती है, ऊर्जा बहुत सारी डिस्पर्स हो जाती है और ये ऊर्जा फिर से सुलभ नहीं हो पाती है। तो रेस्पिरेशन के रूप में, हीट के रूप में ये ऊर्जा यहां से बाहर हुई। Pn नेट प्रोडक्शन, जो ग्रास में से जो बाहर हुई ऊर्जा है उसको हम बाहर कर देते हैं, हटा देते हैं, तो हमारा नेट प्रोडक्शन होता है। अब नेट प्रोडक्शन हमारा पहुंचता है कहां तक? हेटेरोट्रॉफ्स तक। ये हमने फूड चेन में समझा हुआ है कि पौधों के ऊपर शाकाहारी निर्भर है, शाकाहारियों के ऊपर मांसाहारी निर्भर है, मांसाहारी के ऊपर टॉप मांसाहारी निर्भर है, टॉप कार्निवोरस। यहां तक ये पहुंचते पहुंचते ऊर्जा कम हो जाती है। और ये जब एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे शाकाहारी के पास ज्यादा ऊर्जा पहुंचेगी, शाकाहारी से मांसाहारी के पास कम पहुंचती है और उससे भी कम टॉप मांसाहारी के पास पहुंचती है। तो हर पोषण स्तर पे ऊर्जा का क्षय होने लगता है और ये क्षय लगभग 90% का हो जाता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो एनर्जी है उसका ओनली 10% मिलता है नेक्स्ट लेवल पे और यहाँ पे जो एनर्जी है उसका ओनली 10% मिलता है नेक्स्ट लेवल पे। और फाइनली जब ये जीव मर जाते हैं तो इनके मृत शरीर को डिकम्पोज कर देते हैं, वियोजन कर देते हैं। तो जो भी तत्व हैं वो सारे फिर से अपने स्रोत स्थल पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हेटेरोट्रॉप्स हैं, जो परपोषी जीव जंतु हैं, इनमें से भी बहुत सारा ऊर्जा मुक्त हुई। किस फॉर्म में? श्वसन के रूप में, रेस्पिरेशन के रूप में। और ये ऊर्जा फिर से उस पारिस्थितिक तंत्र को सुलभ नहीं होने पाती है। यहाँ पे एक चीज और हम देख सकते हैं, ये न्यूट्रेंट पूल है। इस न्यूट्रेंट पूल में जो भी रासायनिक तत्व हैं जो जैविक समुदाय के यूज करने के लायक हैं, इस न्यूट्रेंट पूल से ये जैविक समुदाय इसको प्रयोग करता है। और फूड साइकिल में कौन डालता है? ऑटोट्रॉफ्स या हरे पौधे। ये चाहे ओशियानिक एरियाज में हो, ये चाहे पार्थिव एरियाज में हो या ये वायुमंडल में हो, इंपोर्ट होता है किसी भी सिस्टम में कि बाहर से जो भी एलिमेंट्स सिस्टम में इन करते हैं और फिर कुछ अलग तरीके से, वो कुछ अलग रूप में वो सिस्टम से बाहर हो जाते हैं, ये एक्सपोर्ट है। तो इस तरह से जैव रसायन चक्र काम करता है। तो न्यूट्रेंट पूल से जो भी एलिमेंट यहाँ पे शामिल हुए ये फिर हेटेरोट्रॉफ जीवों में गए और जीवों से फिर से ये न्यूट्रेंट पूल में पहुंच गए। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया, इसको कहते हैं भूजैव रसायन चक्र। अब भूजैव रसायन चक्र का ही एक गैसीय रूप है, ये है हमारा कार्बन साइकिल या कार्बन चक्र। तो कार्बन पूरे जीवों का एक बहुत ही बेसिक सा एलिमेंट है और इस कार्बन को पौधे फिक्स करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस कार्बन को पौधे अपने भोजन बनाने के लिए यूज करते हैं। तो इस कार्बन का बहुत सारा भाग पौधे अपना टिश्यू बनाने में प्रयोग करते हैं और यही कार्बनिक पदार्थ फिर पौधों को चरने वाले जीवों में ऊर्जा के रूप में ट्रांसफर होते हैं। तो बेसिकली जो कार्बन साइकिल है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड से, जो वायुमंडल में निचले भाग में पाई जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कौन करता है? हरे पौधे थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये कन्वर्जन जो होता है कार्बन का, वो कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, इन सब के रूप में, सुक्रोज, स्टार्च, सेल्यूलोज के रूप में पौधों में सेव होने लगता है। वो चाहे पौधों की जड़ों में हो, प्लांट में हो, पत्तियों में हो। तो जो भी इनके ऊपर डिपेंडेंट जीव हैं, फिर उन कार्बोहाइड्रेट्स का उन जीवों में डायरेक्ट ट्रांसफर होता है और फिर प्लांट टिश्यूज और वो जो भी जीव जंतु हैं, जब ये मरते हैं तो मरने के बाद जब ये वियोजित होते हैं तो ये कार्बन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कुछ गैसीय रूप में, कुछ औषधि रूप में ये फिर से पर्यावरण को मिल जाता है। इसको हम लोग इस डायग्राम की सहायता से समझते हैं। एटमॉस्फेरिक फॉर्म है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये फिक्सेशन कहाँ से होता है? ये होता है प्लांट्स के द्वारा। और प्लांट के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्बोनिक पदार्थ बनते हैं और इनका ट्रांसफर होता है एनिमल में। तो पौधों में जो भी कार्बन संचयित है या तो ट्रांसफर हो जाता है हेटेरोट्रॉप्स में, जो परपोषी जीव हैं, और या फिर इनके रूट रेस्पिरेशन से भी ये निकलता है। पौधे जब मृत हो जाते हैं तो इनके सड़ने से, डिकम्पोजिशन से, वियोजन से ये मुक्त होता है। जब जीवों की भी मृत्यु होती है तो जीवों का भी डिकम्पोजिशन होता है,
वियोजन होता है। तो अल्टीमेटली ये सारा कार्बनिक पदार्थ फिर से मृदा के थ्रू होते हुए ये कहाँ पहुंच गया, वायुमंडल में। तो जहां से कार्बन चला था फिर से अंत में वहीं पहुंच गया। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग कार्बन चक्र के नाम से जानते हैं। अब दूसरा बायोजियोकेमिकल साइकिल का उदाहरण, जो गैसीय उदाहरण प्रस्तुत करता है, यह है हमारा ऑक्सीजन साइकिल। तो हमारे पूरे पर्यावरण में ऑक्सीजन कई रूपों में पाया जाता है और ये बेसिकली बाई प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। फोटोसिंथेसिस में CO2 प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं और C को अपने पास रख लेते हैं, जो कार्बनिक रूपों में पाया जाता है। O2 यहाँ से रिलीज हो जाती है ऑक्सीजन, और O2 के साथ वाटर भी रिलीज होता है। तो बहुत सारा कन्वर्जन O2 का वाटर के डिकम्पोजिशन से भी होता है, डिसइंटीग्रेशन से भी होता है, क्योंकि वाटर में H2O होता है, मतलब हाइड्रोजन के 2 परमाणु और O का 1 परमाणु, ये मिलके बॉन्ड बनाते हैं। तो ऑक्सीजन की उत्पत्ति में 2 प्रमुख कारण है, एक फोटोसिंथेसिस और दूसरा है डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर मोलेक्यूल्स। ऑक्सीजन के चक्र को हम इस डायग्राम की सहायता से समझ सकते हैं। यहाँ सबसे पहले शुरू करते हैं हम इवेपोरेशन की प्रोसेस से। 2 तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। पहला वाटर डिसइंटीग्रेशन से। तो यहाँ जल भाग से इवेपोरेशन होके पहुंचा पानी एटमॉस्फेयर में H2O के फॉर्म में, और फिर ये कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन होके फिर से जल नीचे आया। ये जल चक्र का भाग है और ये हमने पहले का पढ़ा हुआ है। अब प्लांट कम्युनिटी से CO2 एब्जॉर्ब होती है और ये फोटोसिंथेसिस के बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन का सप्लाई होता है। और दूसरा रीजन कि जलीय क्षेत्रों में भी ऑक्सीजन की सप्लाई फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से होती है, क्योंकि जलीय क्षेत्र में भी बहुत सारी प्लांट कम्युनिटीज रहती हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पे पहुंच गया एटमॉस्फेयर में। अब ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ संयुक्त होकर CO2 बनता है, फिर से ये पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और O2 द्वारा ये रिलीज किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन होता है। जैसे जो CO2 रिलीज होती है, जैसे कार्बन चक्र में देखा था, एक फॉसिल फ्यूल है। इसके साथ साथ बायोमास का कंबस्टन है, प्लांट और एनिमल का जो क्षरण होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। तो इन सब से CO2 एटमॉस्फेयर में पहुंचती है और ये CO2 फिर से ये ऑक्सीजन चक्र में सम्मिलित हो जाती है। तो CO2 को प्लांट्स लेते हैं और O2 प्लस वाटर रिलीज करते हैं। तो ये O2 इस तरह से सर्कुलेट करती रहती है। अब इसी में जो तीसरा गैसीय चक्र है वो नाइट्रोजन चक्र है। और नाइट्रोजन चक्र में हम समझते हैं कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा ये एटमॉस्फेयर में मिलता है और ये हमने कंपोजिशन में पढ़ा था, ये लगभग 78.9% के आसपास पाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में। इतने बड़े अमाउंट में नाइट्रोजन होता है, लेकिन हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते। ये यूज तभी होता है जब इसको फिक्स कर दिया जाए। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस के बाद भी नाइट्रोजन यूज हो सकता है, और ये फिक्सेशन 3 तरह से हो सकता है। सबसे पहला फिक्सेशन होता है ये ग्रीन प्लांट से। जो लेग्यूमिनस पौधे हैं, जो दलहन की जड़ होती हैं, उनमें बैक्टीरिया मिलते हैं। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रेट में बदल देते हैं, और ये नाइट्रेट फिर पौधों के द्वारा यूज कर लिया जाता है। पौधों के अतिरिक्त इस नाइट्रोजन का फिक्सेशन बिजली चमकने पे भी होता है, तड़ी झंझाव में भी होता है, और ये नेचुरल रूप से फिक्स होने लगती है। तो नाइट्रोजन भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अमीनो एसिड होता है, जो जीवन का आधार है, उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन के साइकिल को इस डायग्राम के हेल्प से समझ सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा कहाँ शुरू हो रहा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का होता है फिक्सेशन, और ये 3 मेथड से हो सकता है, या तो प्लांट्स के द्वारा हो सकता है, या तड़ित झंझाओं के द्वारा होता है, या जो बिजली चमकती है उसके द्वारा हो सकता है। तो जो नाइट्रोजन फिक्स होती है, ये नाइट्रेट के कंपाउंड के रूप में फिक्स हो जाती है। ये बायोलॉजिकली फिक्स होती है, या इंडस्ट्रियल या औद्योगिक प्रयोगों द्वारा भी ये फिक्स की जा सकती है। और फाइनली जब जीव जंतु मरते हैं तो इनके अंदर संचयित नाइट्रेटों को बैक्टीरिया फिर से नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन में परिवर्तित हुआ, इस प्रोसेस को डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का जस्ट अपोजिट होती है। तो यहाँ से ये फिर से वायुमंडल में पहुंच गई। तो ये इस तरह से नाइट्रोजन चक्र चलता रहता है। इन 3 गैसीय उदाहरणों के साथ जल चक्र ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं।
बहुत सारे मिनरल साइकिल भी होते हैं और मिनरल साइकिल में जैसे फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारे तत्व भी चक्रीय अवस्था में मूव करते रहते हैं। और ये मूवमेंट बेसिकली होता है हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, नेचुरल एनवायरनमेंट से ऑर्गेनिक किंगडम, और ऑर्गेनिक किंगडम से फिर से ये एनवायरनमेंट में जा रहे हैं। तो ये चक्रीय प्रक्रिया पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद से ही प्रारंभ है और ये कंटिन्यूअस होती रही है। मनुष्य इस चक्रीय प्रक्रिया को जरूर बाधित कर रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस के बारे में या पारिस्थितिकी संतुलन के बारे में। तो पारिस्थितिकी संतुलन किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन की अवस्था है और इसको कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये गतिक संतुलन की अवस्था है जिसमें ऑर्गेनिक किंगडम और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के बीच में संतुलन पाया जाता है और यह संतुलन किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इस संतुलन का जो सबसे प्रमुख आधार है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनकी डाइवर्सिटी स्टेबल रहे, दैट मीन्स कि इनकी संख्या स्थिर रहे, लगभग स्थिर रहे। और इनमें ग्रेजुअल चेंज होते हैं, लेकिन ग्रेजुअल चेंज इतने धीरे धीरे होते हैं, बहुत सारी प्रजातियां लुप्त होती हैं, बहुत सारी नई प्रजातियों का जन्म होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं नेचुरल सक्सेशन, कि एक प्रजाति को दूसरी प्रजाति ने स्थापित कर दिया। जो भी प्रजातियां इन सबों में पाई जाती हैं इनके में कंपटीशन होता है और चार्ल्स डार्विन का जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल है, जो प्रजाति पर्यावरण के साथ सबसे ज़्यादा फिट पाई गई वो प्रजातियां बची रह जाती हैं। यदि किसी स्पेसीज की संख्या में अंतर होता है तो वो पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित होना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे कि हर्बीवोरस डिपेंडेंट हैं प्लांट्स के ऊपर, हर्बीवोरस के ऊपर कार्निवोरस। तो जो मांसाहारी जीव हैं इनकी संख्या कम होती है और ये ऊर्जा के फ्लो में ये हर्बीवोरस के ऊपर डिपेंड है। हर्बीवोरस डिपेंड करते हैं प्लांट के ऊपर, तो प्लांट्स की संख्या बहुत अधिक होती है। यदि वन या प्लांट्स का क्षेत्र कम होने लगे तो हर्बीवोरस की संख्या कम हो जाएगी, हर्बीवोरस की संख्या कम होगी तो कार्निवोरस की संख्या भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से कोई भी पारिस्थितिक तंत्र संतुलन या असंतुलन की स्थिति में होता है। इस बैलेंस में नई स्पेसीज के इंट्रोड्यूस होने से, प्राकृतिक आपदाओं के होने से और मानवीय कारणों से बहुत ही ज्यादा असंतुलन की स्थिति हुई है और इसमें मानवीय कारण इस समय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। और मानवीय कारणों के कारण वनों का क्षेत्र सिमटता जा रहा है, अवैध शिकार, हर्बीवोरस, कार्निवोरस को, तो बहुत ज्यादा पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में है और नेचुरल हैबिटाट धीरे धीरे सिकुड़ते चले जा रहे हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र से ही जुड़ा हुआ है बायोडाइवर्सिटी, जो मनुष्य के लिए एक रिसोर्स के रूप में उपलब्ध है। और ये बायोडाइवर्सिटी जब तक स्टेबल है तब तक मानव का जीवन भी स्मूथली चलता रहेगा, लेकिन जैसे ये बायोलॉजिकल डिसबैलेंस या इकोलॉजिकल डिसबैलेंस शुरू होगा, बहुत सारी चरम घटनाएं भी इससे जुड़ी हुई हैं। तो मनुष्य के लिए ये हितकर है कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन में रहे और बायोडाइवर्सिटी की स्टेबिलिटी बनी रहे। थैंक यू।